नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। आज भी मेरे पास आपके लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी की एक रिपोर्ट आई है जो अत्यधिक चिंता का विषय है और उस पर चर्चा होनी चाहिए, बात भी होनी चाहिए। वर्ल्ड कम्युनिटी को भी सामने आकर इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी की रिपोर्ट पर बात करनी चाहिए। ये रिपोर्ट WHO और इंपीरियल कॉलेज लंदन के आंकड़ों के आधार पर ये तैयार की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि तकरीबन 100 करोड़ लोग कोरोना वायरस संक्रमण का शिकार पूरी दुनिया में हो सकते हैं और करीब 30 लाख लोग मारे जा सकते हैं। ये एक अध्ययन है, एक आंकड़ा है, एक प्रोजेक्शन है जो इस महामारी के दौरान दुनिया भर से जो आंकड़े इकट्ठे हो रहे हैं और उन आंकड़ों का अध्ययन जो दुनिया भर के बड़े शोधार्थी कर रहे हैं, उनकी ये रिपोर्ट है। इंपीरियल कॉलेज लंदन इंग्लैंड का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है। उसके जो आंकड़े हैं वो WHO के माध्यम से उसके जो रिपोर्ट्स आई हैं इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी की, वो बहुत डिस्टर्बिंग है। ये बताती है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस का संक्रमण घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। आज जब हम आपके साथ डिबेट कर रहे हैं, दुनिया भर में 30,86,000 कोरोना वायरस संक्रमण के शिकार लोग पाए जा चुके हैं और तकरीबन 2,13,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारत में जब हम संपूर्ण लॉकडाउन में हैं, यहाँ हालात भी तेज़ी से बिगड़ रहे हैं और संपूर्ण भारत में 30,000 के आसपास कोरोना वायरस संक्रमण का शिकार लोग पाए जा चुके हैं अब तक, जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया है और तकरीबन 937 लोग मारे जा चुके हैं। कल जब हम डिबेट में मुखातिब होंगे, आंकड़ा 30,000 के पार होगा और तकरीबन 1,000 लोगों की मौत, यानी 4 डिजिट में हम यानी भारत पहली बार एंट्री करने जा रहा है। दूसरी बात, दुनिया भर के जो सर्वाधिक प्रभावित देश हैं कोरोना वायरस से, उस क्लब में आज भारत की एंट्री हो चुकी है। स्विट्जरलैंड को पीछे करके भारत अब 15 उन देशों की कतार में सम्मिलित हो गया है जो कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित हैं। हमसे ज़्यादा अगर आंकड़े कहीं हैं तो अमेरिका में है, यूरोप में है, ईरान में है, रूस में है। चाइना इसके पहले भी शिकार हो चुका है, लेकिन चाइना में स्थिति स्टेबल हो चुकी है। इन सब हालात के बीच दुनिया कैसे कोरोना वायरस के संकट से निपट रही है, ये एक चिंता की बात है। उत्तर प्रदेश में भी आंकड़े 2000 के पार चले गए हैं। 31 से ज़्यादा मौतें यहाँ पर हो चुकी हैं अब तक। ये सुबह का डेटा है, शाम का अपडेट और सुबह का अपडेट जब आएगा तो ये आंकड़ा उत्तर प्रदेश में भी बढ़ चुका होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम संपूर्ण लॉकडाउन में हैं, लेकिन लॉकडाउन के नियमों का पालन उत्तर प्रदेश और भारत में नहीं हो रहा है। यहाँ लॉकडाउन के नाम पर मजाक चल रहा है। यहाँ जिसका जो मन है उस तरह के आदेश दे रहा है। जिला प्रशासन कुछ काम कर रहा है, राज्य सरकारें कुछ काम कर रही हैं, केंद्र से अलग चिट्ठियाँ आ रही हैं, मंत्रालय अलग काम कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नाम की कोई चीज़ ऐसी स्पष्ट और प्रभावी तौर पर नहीं दिख रही जो लॉकडाउन लेवल 3 के नियमों का पालन करती हुई दिखे। यहाँ लॉकडाउन के नाम पर सुबह ताज़ी सब्जियाँ खाने के लोग निकलते हैं, बाजार में जाते हैं, ताज़ी हवा खाने निकलते हैं, बाजार में और सड़कों पर मटर गश्ती करने निकलते हैं। यहाँ लॉकडाउन और कोरोना वायरस की गंभीरता को कोई बहुत तवज्जो देने वाले लोग नहीं हैं और इसी कारण हमारे यहाँ मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन में हैं। इस सच को भारत की सरकार, राज्य सरकार स्वीकारे या न स्वीकारे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आप कम्युनिटी ट्रांसमिशन के दौर में एंट्री कर चुके हैं और ये बेहद घातक है। हमें अगर कोई चीज़ सब सर्वाधिक विचलित करती है तो ये कि अगर ये कम्युनिटी में और तेज़ी से स्प्रेड हुआ तो भारत में, उत्तर प्रदेश में क्या होगा। हम एक सीमित संसाधन वाले राज्य और देश हैं, हम बहुत ज़्यादा अफोर्ड कर पाने की स्थिति में नहीं है। न मैं तो आपको डरवा रहा हूँ, न मैं कोई आपको बहुत ज़्यादा ऐसे दुनिया भर के आंकड़े बताकर आपके मन में कोई खौफ भरना चाहता हूँ। मैं आपको जागरूक करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि आपके सिर तक सुनामी आ चुकी है। आप जाग जाइए, आप होशियार हो जाइए, आप सतर्क हो जाइए, आप सावधान हो जाइए, क्योंकि सावधानी ही इसका बचाव है। दुनिया में किसी किस्म का कोरोना वायरस का अब तक कोई इलाज नहीं है और सिर्फ एक टेस्ट होता है, उसका नाम है RT-PCR। इसके अलावा सारे टेस्ट झूठे, बकवास, गलत हैं। जो आपको बता रहा है गुमराह कर रहा है। कोई इलाज नहीं है, ये बात स्वीकार लीजिए, क्योंकि अमेरिका में भी इसका कोई इलाज नहीं है। एक ही इलाज है, आप सावधानी बरतें, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, साबुन से हाथ धुलते रहें और कम से कम घरों से निकलें। यही एकमात्र इलाज है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है बहनों भाइयों। इस सच को आप स्वीकार लीजिए, आज कर लीजिए, एक हफ्ते बाद कर लीजिए, महीने भर बाद कर लीजिए, लेकिन करना पड़ेगा आपको। एक सच्चाई है। कुछ अच्छी चीज़ें भी दुनिया में आज हुई हैं। न्यूजीलैंड ने प्रथम चरण की कोरोना से अपनी लड़ाई जीत ली है। न्यूजीलैंड जीत गया है, उसने कम्युनिटी ट्रांसमिशन रोक दिया है। उनकी प्रधानमंत्री ने आज इस बात का पूरे देश में बड़े गर्व के साथ ऐलान किया। अब वो फेज वाइज अपने यहाँ लॉकडाउन सिस्टम को, जो लॉकडाउन 3 उनके यहाँ इम्पोज्ड है, उसको धीरे धीरे हटाने जा रहे हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन पूरी तरह से न्यूजीलैंड में रुक गया है।
ऑस्ट्रेलिया में भी रुक गया है, उन्होंने अपने बीच भी ओपन कर दिए हैं। अमेरिका के 4 स्टेट हैं 50 में से जिन्होंने अपने यहाँ से लॉकडाउन को ईज किया है और व्यापार का काम अब धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। तो दुनिया से अच्छी भी खबर है। अच्छी खबर इसलिए है कि लोगों ने कोरोना के साथ जीना सीख लिया है। उन्हें पता है कि ये वायरस इतनी जल्दी जाने वाला नहीं, 5वें महीने की ये उम्र पहुंच चुका है, ये कोरोना वायरस रहेगा तब तक जब तक हम इसकी कोई वैक्सीन, कोई इलाज नहीं खोज लेते हैं। हमें किसी काल्पनिक दुनिया में मत रहिए, वास्तविकता के धरातल पर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अब हमारे सामने समस्या उत्तर प्रदेश में ये है, देश में ये है कि 3 मई तक एक अवधि दी गई है इस देश में और उत्तर प्रदेश में कि हम साहब लॉकडाउन में हैं। तो ये अगला 6 दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आंकड़े यूं ही बढ़ते रहे तो कोई राज्य सरकार ये जोखिम नहीं लेगी कि 40 दिन के लॉकडाउन त्याग, तपस्या, परिश्रम, साधना को नष्ट कर दे और लॉकडाउन खोल दे। कोई ऐसा रिस्क मुझे नहीं लगता कि कोई लेगा। अगर लेगा तो वो उसका अपना ओन रिस्क होगा, वो भी तब जब आंकड़े इस स्तर पे बढ़ रहे हों, जब 10%, 5%, 6% इंक्रीज डेली हो रहा हो, मृत्यु की संख्या भी बढ़ रही हो। कोई राज्य सरकार ऐसा जोखिम मोल नहीं लेना चाहेगी। तो ये 6 दिन हमने देखना है कि 6 दिन में क्या होगा उत्तर प्रदेश में। लॉकडाउन हटाने का कोई प्लान है क्या? हमारी राज्य सरकारों ने आज तक आपके साथ कोई प्लान शेयर किया? नहीं किया। आपको नहीं बताया कि उनके पास कोई 360 डिग्री प्लान है लॉकडाउन से बाहर आने का? नहीं बताया, अभी आपसे शेयर भी नहीं हुआ है और आपने मालूम भी नहीं है। तो अब हमने ये बात पूछनी है कि हम क्या लॉकडाउन से बाहर कब आएँ और क्यों आएँ, हमारे पास क्या तरीके हैं। 2 विचारधाराएं सामने आ रही हैं। मैं ये बात जल्दी कंक्लूड करके फिर डिबेट पे जाऊंगा। एक वो जो भरे पेट के लोग हैं वो कह रहे हैं साहब लॉकडाउन बढ़ाइए, लॉकडाउन एक्सटेंड करिए। एक वो लोग हैं जो खाली पेट हैं, गरीब हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं और जो जिनके रोज़ कमाने रोज़ खाने वाली कम्युनिटी है। उनके समक्ष अब विपदा है, उनका जीवन कैसे चले, वो क्या खाएं, कहाँ जाएं, कहाँ रोजगार मांगे, कहाँ भीख मांगे, किससे रोज़ खाना मांगे और कहाँ जाएं, कौन दे रहा है उन्हें खाना, कहाँ रोजगार मिल रहा है। उनके समक्ष एक बड़ी चुनौती है। अब इन जो दोनों में सामंजस्य बिठाए वो काम है सरकार का, हुकूमत का। हुकूमत का काम हम पर रूल करना, शासन करना नहीं है, हमारी सेवा करना है, समाज की सेवा करना है। सरकार ने बताना है कि अब उनका 3 मई के बाद क्या प्लान है। 40 दिन हो गए, लोग परेशान हैं, तकलीफ में हैं, दुख में हैं, परेशानी में हैं, विपत्ति झेल रहे हैं। राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि उनको एड्रेस करें, कर भी रही हैं, लेकिन और क्लैरिटी, पारदर्शिता बेहद आवश्यक है। जनता में किसी किस्म का पैनिक नहीं होने देना है, ये सरकारों की जिम्मेदारी है। हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव है मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस से हैं, रमा श्रीवास्तव जी IMA के अध्यक्ष हैं, विनोद शुक्ला जी जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, सूर्य कुमार शुक्ला जी फार्मर IPS अफसर और बीरेन्द्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। भाई हरीश जी, मैं आपसे कार्यक्रम शुरू करना चाहता हूँ। क्या 3 मई के बाद आप लॉकडाउन ओपन करेंगे, और अगर ओपन करेंगे तो आपके पास कोई प्लान है? ब्रजेश जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल सभी प्रदेशों को, माननीय मुख्यमंत्रियों से इस पे व्यापक चर्चा की है। उसमें अनेक तरह के सुझाव आए हैं जी। जैसी खबरें हैं कि 10 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की राय है कि लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी चर्चा की है कि ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन में अपने अपने प्रदेशों में प्रभावित हिस्सों को बांट करके प्रभावी कार्रवाई करें, और ग्रीन जोन में जो क्षेत्र हैं उसमें व्यावसायिक और व्यापारिक गतिविधियों की छूट की भी चर्चा उन्होंने की है। और उन्होंने आर्थिक प्रदेशों से आर्थिक जो गतिविधियां हैं और अर्थव्यवस्था को लेकर के भी उन्होंने व्यापक चर्चा की है। जो सभी तरह के सुझाव आए हैं और जो विशेषज्ञों के सुझाव होंगे, उन सब को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर निर्णय लेंगे, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस पे व्यापक चर्चा कल की बैठक में किया है। और जो देश के हित में होगा, जो जन के हित में होगा। तो ये डिटेल प्लानिंग हरीश जी कब तक शेयर कर लेंगे आप? अगर जनता 40 दिन से लॉकडाउन में है तो उसको एड्रेस करना आपका कर्तव्य है। नहीं, निश्चित रूप से वह उस कर्तव्य के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो लोग सचेष्ट हैं, और मुझे लगता है कि शीघ्र ही जो भी इस पे प्लान बनेगा वो आप लोगों के समक्ष में आएगा। और
जैसा कि प्रधानमंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि जान और जहान दोनों की चिंता करनी है, उन दोनों को दृष्टिगत रखते हुए जो भी निर्णय लेंगे वो दोनों के हक में सर, हो। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे दो सवाल हैं आपसे। पहला, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लगातार जिस तरह से नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, देश हो या दुनिया हो, क्या हम इस स्थिति में हैं कि हम लॉकडाउन ओपन करें? पहला सवाल। दूसरा, ये जो दो तरह की आबादी हमारे यहाँ की है, भरे पेट और खाली पेट की, मेरे नज़र में दो ही श्रेणी है, तीसरी श्रेणी नहीं है। उसमें हम लोग भी सम्मिलित हैं भरे पेट में। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? ये 3 मई के बाद हमारे पास क्या प्लान है? सरकारों ने क्या करना चाहिए? कोई ठोस प्लान है सरकार के पास? आप लोगों के पास कोई सुझाव? ब्रजेश भाई, मैं तो सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि जो सबसे बड़ी बात है कि आप जिस तरीके से बहस लाते हैं, निश्चित तौर पर ये राष्ट्रीय स्तर से भी कहीं ना कहीं 21 ही होती है, 19 नहीं होती, जिस हिसाब से आप नेशनल, इंटरनेशनल, सामाजिक और तकनीकी विषयों को लेकर के आते हैं। अब मैं आपसे बड़ी जिम्मेवारी से दो एक बातें कहना चाहता हूं। नंबर एक, आपने जो स्वास्थ्य की बात कही, तो स्वास्थ्य की जगह पर वो इतनी बुरी स्थिति नहीं है हिंदुस्तान की जितनी पेंट की जा रही है। पहले हम 4 दिन में डबल हो रहे थे, आज हम, इत्तेफाक की बात है, बेहतर चीज है कि आज हम 10.2 दिन में डबल हो रहे हैं पेशेंट्स हमारे। और पेंडेमिक को रोकने का एक ये तरीका माना जाता है कि हमारे यहाँ पे लगभग 40% के ज्यादा पेंडेमिक डाउन हो रहा है। और आने वाले दिनों में अगर हम इस पेंडेमिक को 15 दिन और 18 दिन पर ले गए तो जितने हमारे मरीज बढ़ेंगे उतने ही मरीज हमारे ठीक होने शुरू हो जाएंगे, तो ये डाउनग्रेड होना शुरू हो जाएगी। ये तो हो गई एक बात। अब आपने दूसरी बात जो करी है कि इसमें सबसे ज्यादा आपकी वो करने की आवश्यकता है कि सतर्कता रखने की आवश्यकता है, चाहे किसी भी तरीके की हो। जैसे आप सभी लोग कहते थे एसिम्प्टोमेटिक है, कभी कभी लोग कह रहे हैं किसी में कुछ नहीं हो रहा। सच्चाई है कि इन सारी चीजों में ये प्लस पॉइंट भी है कि एसिम्प्टोमेटिक होने में लक्षण आ रहे हैं और मरीज ठीक होकर के चला भी जा रहा, उसे पता ही नहीं है कि उसे कोरोना हुआ भी था। अब यहां पर प्लाज्मा थेरेपी से लेके तमाम थेरेपी जो चल रही है उसके सफल परीक्षण भी होने की शुरुआत हो गई है। तो ये सब चीजें कुछ अच्छी भी हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है कि सभी कुछ बुरा हो रहा हो। अब दूसरी बात जो आती है, आपने जो बात कही भरे पेट और खाली पेट की, तो सच्चाई ये है कि इस पूरे हिंदुस्तान में आज जो है भरा पेट और खाली पेट एक ही जगह पर है। दोनों ही महादानव से डरा हुआ है, दोनों ही अपनी मौत के साए में है और खौफ में है। हम और आप भरे पेट नहीं हैं, हमारे और आपके साथ जितने लोग हैं जो खाली पेट लोग हैं, उनकी इतनी परवाह करनी पड़ रही है कि हम भी उन्हीं की तरीके से खाली पेट हैं। तो अब 3 तारीख के बाद प्रधानमंत्री को नहीं डिसाइड करना चाहिए। सच्चाई तो यह कि डिसाइड तो जिलों को करना चाहिए कि जिन जिलों के जिलाधिकारी, इसकी इकाई अगर आप बना दें कि जिले की प्रशासनिक इकाई जिलाधिकारी है, तो जिलाधिकारी अगर यह तय कर ले कि जी, जिलाधिकारी अगर यह तय कर ले, प्रधानमंत्री क्यों? भाषण भी प्रधानमंत्री देंगे, राशन की बात भी प्रधानमंत्री करेंगे, कोई योजना देंगे नहीं प्रधानमंत्री जी, कोई पैसा देंगे नहीं प्रधानमंत्री जी। आज ब्रजेश जी बताइए, आपको कितना पैसा मिला अपने कर्मचारियों को पैसा देने के लिए? बताइए मुझे, क्या डीएम ने आपसे संपर्क स्थापित किया? क्या डीएम ने ये पैकेट गरीबों में बांट दें, उसमें घपला घोटाला न करें? मैं तो यही उनकी कृपा मानूंगा जी। बस अब मैं उसी बात, और जबकि पेंडेमिक एक्ट में ये सब कुछ है, सब कुछ है पेंडेमिक एक्ट में कि हमारे और आपके जो कर्मचारी हैं उनका पेट कैसे भरेगा, उनकी आजीविका कैसे चलेगी, वो सारा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन पेंडेमिक एक्ट को सही तरीके से लागू ही नहीं किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो कहेंगे वो मुख्यमंत्री सरकारों के पास जो मुख्यमंत्री जी कहेंगे वो कंप्लीट एक्शन प्लान नहीं है कि हम लॉकडाउन से कैसे बाहर आए, या अगर इसको एक्सटेंड करते हैं तो हमारी आगे की प्लानिंग क्या हो? आदरणीय हरीश जी एक वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, हमारे इस बात को राजनीतिक विरोध ना समझे और राजनीति ना समझे। सच्चाई लेकिन यही है कि आप देखिए, मैं उसका उदाहरण देता हूं आपको कि 15 तारीख से हमारा सिविल वर्क शुरू होना था केशव मौर्य जी के निर्देशन में। अचानक से प्रधानमंत्री जी 14 तारीख को बोलते हैं और उसके बाद वो अनिश्चित काल के लिए खत्म हो जाता है, आपके सामने है।
इसी आगरा मॉडल की पूरी दुनिया में चर्चा की गई थी, वो आगरा मॉडल वहां के मेयर ने उसकी धज्जियां उड़ा करके रख दी। तो ये क्या है कि विजन जो है वो टेलीविजन है, तो ये विजन टेलीविजन ना हो, आपके पास कुछ ठोस उपाय हो। ठोस उपायों में क्या है कि आप गरीब आदमी की कैसे वो करें। गरीब आदमी का मतलब वो नहीं कि खाली खाने के पैकेट उनको दे दे। गरीब आदमी की आपको बिजली की भी समस्या देखनी पड़ेगी, नौकरी की भी समस्या देखनी पड़ेगी, उसके बच्चों के रोजगार की भी समस्या देखनी पड़ेगी। इतनी असहमति कांग्रेस की है, क्या नाम मध्यम वर्गीयों को मेरा एक देखना पड़ेगा। असमंजस है, मैं चाहता हूं कि उसको आप क्लैरिटी दें। कांग्रेस की कई राज्यों में सरकार है, आप बहुत बेहतर प्लानिंग बता रहे हैं, आप बता रहे हैं आपके यहाँ बड़े विजनरी लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे आपके यहाँ काम हो रहे हैं। तो ये जितनी बातें आप मुझे बता रहे हैं कांग्रेस शासित राज्यों में, इसको क्यों नहीं लागू करते आप? कोई कठिनाई आपको? मैं जी नहीं बिल्कुल पूरी तरीके से हम लागू कर रहे हैं। देखिए पंजाब में, पंजाब इकलौता ऐसा राज्य है, अगर आपने ध्यान दिया हो, जहां इंडस्ट्री भी खुली हुई है और संपूर्ण कर्फ्यू भी है। आप देखिए इंडस्ट्री खुली हुई है और कर्फ्यू भी है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके की जब हम प्लानिंग करते हैं, राजस्थान को आप देखिए कि राजस्थान से हम लोग लेबर्स को भी भेज दे रहे हैं और राजस्थान से हम कोटा के बच्चों को भी भेज दे रहे हैं, और उसके बाद भीलवाड़ा मॉडल की वजह से कोटा में बच्चों को साहब रख नहीं पाए, उनको खाना नहीं दे पाए, उनको छत नहीं नसीब कर पाए, कोटा से बच्चों को भागना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है। इस वक्त 17 साल के बच्चों को माँ बाप की जरूरत होती है खाने पीने से ज्यादा, ब्रजेश जी। और ये जो जिसको कहते हैं ना कि ब्लैक कॉमेडी है, ये उसका समय मेरे ख्याल से हमारे ऊपर तंज करने का समय नहीं है। हमारी सही चीजों से सही चीजें समझने का समय है। सवाल भीलवाड़ा मॉडल को अगर आप, या सवाल सुरेंद्र जी से पूछो, सवाल मत पूछो, सवाल को तंज माना जाता है। वाह, एक नई परिभाषा गढ़ दी गई। ओके रमा श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मैं आपसे समझना चाहता हूं, आज जो इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी ने दावा किया कि 100 करोड़ लोग संक्रमित हो सकते हैं पूरी दुनिया में, 30 लाख लोग मारे जा सकते हैं। भारत में कमोवेश हालात ठीक है, मैं सुरेंद्र जी की बात से सहमत हूँ, बिगड़े नहीं हैं, हमारे नियंत्रण में हैं। लेकिन जैसी लापरवाहियाँ और जिस तरह के कृत्य हम कर रहे हैं लॉकडाउन तोड़ कर, उससे तो बहुत मुझे सकारात्मक नतीजे आएंगे, इसकी उम्मीद कम दिख रही है जब तक कि हम इसको इन्फोर्स नहीं करेंगे। जी देखिए, अब तक जो भी पेंडेमिक्स हुए हैं वर्ल्ड में, उनमें मैक्सिमम डेथ्स 30 लाख हुई है। जब प्लेग हुआ था, जब पूरा गांव के गांव, शहर के शहर लोग मारे गए थे, तब का भी डेटा यही है। और प्रेजेंट रिसर्च के अनुसार जो डिफरेंट कंट्रीज़ कर रही हैं, उनके आधार पर ये आंकड़ा सही ही है कि कम से कम 100 करोड़ लोग संक्रमित हो सकते हैं और 30 लाख लोगों की मृत्यु हो सकती है। लेकिन हमारे देश में ग्लोबल पर्सपेक्टिव को अगर हम लेते हैं तो हमारी दशा अभी भी बहुत अच्छी है, इसलिए कि कोरोना जो है वो 4% लोगों को संक्रमित कर सकता है, और जो मृत्यु दर है, मॉर्टेलिटी रेट है, दैट इज़ 0.06%। तो हमारे यहाँ लगभग 30,000 लोग संक्रमित हुए हैं इतने समय में, और 980 या 84 लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये कोई खुशी की बात तो नहीं है, ये भी रोका जा सकता था। लेकिन डिपेंड करता है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कितनी सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवा सकती है, और जनता का ये कर्तव्य है, जन साधारण का ये कर्तव्य है कि वो लॉकडाउन का सख्ती से पालन करे। अभी तक जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 25 मई तक हमारे यहाँ 97% डिक्लाइन ऑफ कोरोना केसेस हो जाने चाहिए, और 25 जुलाई तक हमारे यहाँ कोरोना का संक्रमण मीन्स नए केसेस का आना बंद हो जाना चाहिए। लेकिन ये सब रिलेटिव स्टेटमेंट है। ये तब है जबकि हम लोग, प्रत्येक व्यक्ति लॉकडाउन का पालन करे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगाएं, और किसी की भी जो ट्रैवल हिस्ट्री है या जो सिम्टम्स हैं वो कोई छुपाए नहीं, वो सीधे डॉक्टर को, हॉस्पिटल को रिपोर्ट करे वेरी ऑनेस्टली। ये चीज़ निहायत ही ज़रूरी है। अदरवाइज अचानक अगर लॉकडाउन खोल दिया जाएगा, सवाल हैं आपसे रमा जी, जिसकी की उम्मीद हमें कम लग रही है कि 3 मई को। जी
पहला सवाल ये है कि 25 जुलाई तक आप कह रहे हैं कि बताएं। भारत में संक्रमण फैलेगा, यानी 1:2, 1:3, इसको 1:1 या 1:0 लाने में हमें 25 जुलाई लग सकता है। ओके, लेकिन भारत का प्रोजेक्शन क्या है? हाँ। यहाँ संक्रमित लोगों की संख्या कितनी हो सकती है? ये पहला सवाल है। दूसरा, हम कोरोना के संदिग्ध मरीजों के साथ जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटर्स में व्यवहार कर रहे हैं, जिनके ऊपर हो रहा है उन पर FIR कर ले रहे हैं, तो इससे तमाम लोग हैं जो हतोत्साहित हैं कोरोना की जांच को। मेरे दो सवाल हैं आपसे। हाँ, ये सच है कि जिनके ऊपर कार्यवाही हो रही है वो अगर गलत नहीं है, वो गलत काम कर रहे हैं और उनके ऊपर FIR लॉन्च हो रहा है, तो अगर कानून सख्त नहीं होगा तो फिर उसका असर भी नहीं होगा। कोई भी क्राइम होता है, कोई भी गलत काम होता है तो उसका पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए ना। जैसे चिकित्सा क्षेत्र का मुझे अच्छे से मालूम है कि कितनी नर्सों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, कितने डॉक्टर्स के साथ मिसबिहेव किया लोगों ने। तो आपका क्या विचार है, उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? ये सब तमाशे होते रहे तब जाके अभी 4-5 दिन पहले सरकार ने ये अध्यादेश जारी किया कि महामारी के दौरान अगले 6 महीनों तक जो भी चिकित्सा कर्मी अथवा डॉक्टर्स के साथ गलत व्यवहार करेगा वो ऑफेंस माना जाएगा और नॉन बेलेबल होगा, 7 साल तक की सजा हो सकती है। प्रोजेक्शन का तो क्या आपको जो आपका भी आकलन? जनसाधारण में जी प्रोजेक्शन में आपको क्या लग रहा है कि जुलाई एंड तक हम कहां पर खड़े होंगे? जुलाई एंड तक 99% केसेस हमारे ख़त्म हो जाने चाहिए, कंट्रोल हो जाना चाहिए। देखिए अभी भी जो हम कर रहे हैं दैट इज़ ओनली प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द वायरस। हम क्योर नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्लाज्मा थेरेपी भी हो रही है जो शुरू हुई है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू क्योर द डिजीज़, वो सिर्फ कंट्रोल के लिए है। और इसी तरह से हम लोग जो भी लॉकडाउन हम लोगों के ऊपर लागू हुआ है दैट इज फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ द डिजीज। तो अभी भारत की जनता को आप क्या सलाह रोकने देंगी के कि लिए ये हमें सारी कब कोशिशें हो रही तक हैं? बहुत सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता है? बिल्कुल, ये लॉकडाउन अगर उन डिस्ट्रिक्ट्स में या उन स्टेट्स में खोल भी दिया जाता है जहां पर संक्रमित केसेस नए नहीं आ रहे हैं, वहां भी कंट्रोल की ज़रूरत होगी। क्योंकि एक तो रेमिशन ऑफ द डिजीज़ हो सकता है जो 28 दिन बाद, या जो एसिम्टोमेटिक कैरियर्स हैं, मींस जो साइलेंट कैरियर्स हैं, वो सिम्टोमेटिक में कन्वर्ट हो सकते हैं। ऐसे केसेस कहाँ घूम रहे हैं, जब तक लक्षण नहीं आते तब तक उनकी जांच नहीं हो सकती। मैम सूर्य कुमार शुक्ला जी, मुझे इस डिबेट में सावधानी तो जी ऑलराइट, सूर्य कुमार शुक्ला जी बहुत शुक्रिया। रखनी है सावधानी तो। लॉकडाउन खोलना एक जोखिम भरा निर्णय है जी। राज्य सरकार और केंद्र सरकारों पर दबाव बहुत अधिक है जी। करीब करीब हर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री को स्पष्ट कर दिया कि उन लोगों में अभी खोलने में लॉकडाउन कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन क्या हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी है कि हम बहुत लंबे समय तक इस तरह से लॉकडाउन में रहें? क्या हमें कोई एक स्मार्ट लॉकडाउन प्रणाली दूसरे देशों से सीखनी चाहिए, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो इटली हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो? बिल्कुल ब्रजेश जी, लक्ष्य क्या है? लॉकडाउन का पर्पज ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, लोग बाजारों में ट्रेवलिंग के दौरान और मॉल्स में कहीं भी एक दूसरे को संक्रमित न कर दें। अब ब्रजेश जी, इसका मुख्य लक्ष्य तो ये है, लेकिन लॉकडाउन के साथ साथ ये भी पक्का इंतजाम करना है कि इतना देश में बेरोजगारी, गरीबी और उद्योगों की कमजोरी इतनी ना आ जाए कि आगे संभालना मुश्किल हो जाए। तो इसका सबसे अच्छा समाधान तो आपने खुद ही इंगित किया कि जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना हुआ है उसके अंतर्गत हर जिलाधिकारी को यह जिम्मेदारी अगर दे दी जाए कि अगर अपने जिले में आपको इसको रोकना है महामारी को, और जो बीमार पड़ जाएं उनका इलाज कराना है, ये 2 लक्ष्य दे दिए जाएं। प्रशासन में मैंने अक्सर देखा ये गलती होती है कि जो ऊपर का अधिकारी होता है, चाहे वो कोई भी हो, तो एक मजाक में अधिकारी लोग कहा करते हैं सीनियरिटी
गोज विद विजडम, यानी कि जो जितना बड़ा अफसर हो जाता है उसको ज्यादा बुद्धिमान मान लिया जाता है कि जो वो कहेगा वही सही है। और दूसरा एक इसका उल्टा भी कहा जाता है कि विजडम गोज अवे विद सीनियरिटी, कि धीरे धीरे आप ज्यादा ठीक लग रहा है, जमीनी हकीकत से आप दूर होते चले जाते हैं, जो सुनते हैं केवल वही। और दूसरी बात, अपना देश इतनी विविधताओं का देश है कि जैसे आप ये देखिए कि हॉट स्पॉट का जो एक आविष्कार यूपी गवर्नमेंट में हुआ, वो काफी अच्छा सराहा गया कि भाई जिस एरिया में संक्रमण पाया जाए वहां आप पूरी सख्ती कर दो, लेकिन जो लाखों करोड़ों बेरोजगार आपका सुझाव है मजदूर, कि ये जिला प्रशासन पर छोड़ दिया जाए, जो सुरेंद्र जी ने ये बात कही, तो आप भी चाहते हैं कि ये जिला प्रशासन और पुलिस को या स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन को ये तय करने का अख्तियार दिया जाए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो इस वक्त इन्फोर्स्ड है इंडिया में, उसमें भी यही प्रोविजन है जो आप लोग बता रहे हैं। पर ये कि ये कलेक्टरी का शौक है तो छूटता नहीं है ना, कप्तानी का शौक है। जैसे आप डीजी रहे, पर आप क्या है कि आपकी आत्मा वो कप्तान पे ही रही होगी। हाँ, मतलब डायरेक्ट कप्तान को रहे होंगे। बिल्कुल, ये मैंने बहुत करीब से देखा ये प्रवृत्ति को, कि डायरेक्ट इन्फोर्समेंट मैं ही निर्णय करूं वही माना जाए, ये प्रवृत्ति। भाई विनोद शुक्ला जी, लॉकडाउन खोलने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, सरकार ने क्या करना चाहिए? क्या हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है? गरीब मजदूर, दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग क्या करें? लोगों के पास क्या विकल्प है? आपके पास कोई सुझाव है? आपने अभी थोड़े दिन पहले शुक्ला जी, ब्रजेश जी, याद होगा कि जब एमबी एक्ट आया था, ट्रैफिक की चेकिंग शुरू हो गई थी, तो सारे लोग उससे डरने लगे थे थोड़े ही दिन में। इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए ब्रजेश जी, मैं कहना चाहूंगा कि अभी लॉकडाउन हटाना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। अभी मेरी ओपिनियन है, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहता हूं, कि अभी लॉकडाउन मई और जून 2 महीने कम से कम रखना चाहिए। और अगर 2 महीने लॉकडाउन रहता है तो हमारे सामने 2 प्रमुख चुनौती हैं। पहली कि जो गरीब मजदूर वर्ग है उसको राशन की व्यवस्था हो, उसको तकलीफ ना हो। दूसरा, जो मध्यम वर्गीय जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज बंद हैं, जो कॉलेज बंद हैं, हॉस्पिटल्स बंद हैं, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी मिले। सरकार ये सुनिश्चित करे कि उनको तनख्वाह मिले जिससे उनका भी घर चले। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी समस्या है लॉकडाउन को मेंटेन रखने में। इससे ज्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं। देखिए, हमारे गांव में किसानों ने फसल की कटाई कर ली है, उनके पास अभी खाने के लिए खाद्यान्न है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हमारे गांव आज भी सुरक्षित हैं। अभी गांव में 95-98% संक्रमण नहीं हुआ है, कम्युनिटी लेवल पे अभी नहीं फैला है जी। और लोग भी गंभीरता से समझ रहे हैं। वीरेंद्र जी, क्या रिपोर्ट है आपकी? वीरेंद्र जी भी इस डिबेट में आ गए। वीरेंद्र जी, क्या रिपोर्ट है आपके पास कि लॉकडाउन जो अगले 6 दिनों में समाप्त होने की जो बात कही जा रही है 3 मई के बाद की, अभी क्या यूपी सरकार के पास रिपोर्ट है? दूसरा, 3 मई के बाद की इनकी क्या प्लानिंग है? लॉकडाउन खुलेगा, नहीं खुलेगा, कुछ सिलेक्टिव जिले में खुलेगा या कुछ खास इंडस्ट्रीज खुलेंगी? कोई एक कंप्लीट कार्य योजना सरकार ने प्रस्तुत की या नहीं अभी? रहा है, लेकिन ये जरूर है कि इलाहाबाद से छात्रों को दूसरे राज्यों में भेजने का, दूसरों राज्यों के छात्रों को यहाँ लाने का, ये सब सिस्टम एक चल रहा है। अब ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार लॉकडाउन को चरणों से में खोलती है या एक साथ और इंतज़ार करेगी कि 3 तारीख के बाद थोड़ा इस मामले को और आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ब्रजेश जी, इतना तय है कि उत्तर प्रदेश अब 2000 की संख्या तो पार कर ही रहा है जी। और करीब हमारे यहाँ 60 जिले भी आ गए हैं। लखनऊ में 225 और आगरा में 325 करीब मरीज हैं। तो समस्या ये है कि लॉकडाउन खोलकर कहीं हम ये संख्या बढ़ा ना लें, कहीं और जितने दिन लॉकडाउन रहेगा, जो आप बात उठाते रहते हैं कि लोगों के सामने भुखमरी का संकट है, मजदूरी का संकट है, काम नहीं है, तो ऐसा लगता है कि सरकार
उन जिलों में जहां पर मरीज आज तक नहीं पाए गए हैं वहां पर खोलने विचार करे। लेकिन इंडस्ट्री कितनी है उत्तर प्रदेश में? लखनऊ के इधर जो आप करीब 42 जिले देखते हैं पूर्वांचल में, यहाँ कौन इंडस्ट्री? यहाँ तो सिर्फ खेती बाड़ी है और 2-4 चीनी मिल होंगी और एक आध खाद का कारखाना था, वो बंद ही था, अभी तक खुला तो है नहीं। और है क्या उद्योग? यही है। लखनऊ के जब आप पश्चिम जाएंगे तो जो करीब 30-32 जिले 33 जिले बसते हैं, यहाँ थोड़े बहुत पोटेंशियल हैं, कुछ फैक्ट्रियाँ हैं, कुछ चीज़ें थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वहाँ पर कुछ संभावना बन सकती है, लेकिन पूर्वांचल के 42-44 जिले के तो खेती अपना ही गेहूँ चावल चाल ही भरोसा है। ब्रिजेश जी, लोग कोरोना को बहुत बड़ी महामारी और अभिशाप और हम मानते हैं। मैं आऊँगा सुरेंद्र जी। लेकिन एक रिपोर्ट ये भी मानती है कि कोरोना भारत की स्वास्थ्य प्रणाली के लिए वरदान भी साबित हो सकती है। और कहा जाता है कि चूंकि WHO का मानक है कि 1000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो 1500 पे एक डॉक्टर है 1500 आदमियों को देखने के लिए। वरदान इसलिए कहा जा रहा है ब्रजेश जी, चूंकि हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी ये ऊपर से नीचे तक एकदम खोखली थी, बहुत कमजोर थी। और इस खोखलेपन में कोरोना जब आया तो इसने झकझोर दिया। पता लगा हमारे पास मास्क नहीं था, हमारे पास PPE किट नहीं थी, हमारे पास दवाएं अच्छी नहीं थी, सबके लिए हमें चीन पर और इधर उधर निर्भर होना पड़ा। हम आप सब जानते हैं कि करीब 90% लोग सैनिटाइजर के बारे में जानते नहीं थे या सैनिटाइजर का उपयोग नहीं करते थे। अब संकट आया तो हम इसमें आत्मनिर्भर हो रहे हैं। और जो ये टेलीमेडिसिन का जो सिस्टम आया, टेलीपैथी के द्वारा, और ये होम डिलीवरी जो दवाइयों की हो रही है, ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी आने वाले वर्षों में ये वरदान साबित हो सकती है। बिल्कुल। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, टेलीमेडिसिन के द्वारा हम गरीबों को अच्छी इलाज दे सकते हैं। इस तरह की रिपोर्ट में बातें कही गई हैं। अब ये कितना सच साबित होंगी ये तो आगे पता लगेगा। लेकिन एक चीज जरूर है कि यूपी ने देश को बचा रखा है, इसको भी मानना पड़ेगा। जब महाराष्ट्र में, गुजरात में और तमाम जगहों पर, ब्रजेश जी हमें लगता है या तो यूपी या तो बिहार, यही 2 बचाए हैं। बिहार का आंकड़ा तो बहुत ही कम है। ऐसा लगता है कि वहाँ कोई बढ़िया पद्धति काम कर रही है जिससे वहाँ बहुत कम कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। एक मसला बस बीरेन जी है कि जो जांच ज्यादा कर रहा है उसके यहाँ केसेस मिल रहे हैं। बिल्कुल। आप जांच कम करेंगे और कोई टेक्निक भारत में काम नहीं कर रही है। बिल्कुल। आज लोग महाराष्ट्र का कहते हैं, बट महाराष्ट्र का मॉडल ठीक है भाई, वो अपने यहाँ जांच कर रहे हैं, उनको नंबर ऑफ केसेस से कोई शिकायत नहीं है, उनको जांच कर रहे हैं, केसेस सामने आ रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं, देखिए जो भी करना हो। ब्रजेश जी, ये दुर्भाग्य है कि हम जिसको बेटरमेंट के नाम पर चुनते रहे हैं, वहाँ हमको जब वो सत्ता पा जाते हैं तो वहाँ हमें निराशा मिलती है। चाहे जिस राज्य में जाइए, देश में जाइए, बहुत सारी बातें आ रही थी कि वेंटिलेटर पे बात नहीं होती, दवाओं PPE किट घटिया क्यों आ रही है, क्यों चीन को वापस जो है भेजना पड़ रहा है, उनके जो टेस्टिंग के किट आए थे, क्यों ये सब चीज़ें हो रही, क्यों इसमें हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। तो अब बात कहनी पड़ती है, कहना नहीं चाहिए था, लेकिन कह रहा हूँ जी कि एक बार एक बाप ने अपने लड़के की नई शादी की थी। जब शादी हुई तो बाप ने देखा कि लड़का जीन्स में बटन खुद टाँक रहा है। तो पिता ने कहा, देख लिया तो पिता ने कहा, बेटा ये बताओ, अब तुम्हारी शादी कर दी है और अब भी तुम अपनी जीन्स में बटन खुद टांग रहे हो, तुम्हारी बीवी काहे के लिए आई है? तो पापा ने कहा, बेटे ने कहा कि पापा आप गलत समझ रहे हैं, ये जीन्स भी उसी की है। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिसको हम इस देश में सफाई के लिए लाते हैं, जनता के कल्याण के लिए लाते हैं, जिसको हम चाहते हैं कि वो हर बेईमान को जेल में डालेगा, ईमानदारी की कुछ कद्र होगी, वहाँ हमें निराशा मिलती है। जी तो ये कंप्लीट करें बीरेन जी। जी किसान की बात आई थी ब्रजेश जी। किसान लोग, लाखों करोड़ों लोगों का पेट भर रहा है, अन्नदाता है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी कही, लखनऊ के हरनाम सिंह वर्मा का वो उदाहरण दिया, जो किसान है और किसानों के लिए जीने मरने की बात वो करते हैं। 4 लाइन आज उन पर फिर कहूंगा मैं जी कि धरती से सोना उपजाने वालों की को सौगात नहीं, और उनके बच्चों के हाथों में ही कोई कलम दवात नहीं। और कितने बेबस रोज यहाँ
भूखे प्यासे सो जाते हैं, सोच के कल अच्छा होगा, बस मीठे सपनों में खो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, एक छोटे से ब्रेक लेना चाह रहे हैं। ब्रेक के उस पार हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या अब वक्त आ गया है कि हर देश की, दुनिया के हर मुल्क की, हर प्रदेश को हमारे यहाँ अब स्वास्थ्य के मामलों में अपने बजट, अपनी सोच, अपने तरीकों पर बहुत बड़ा परिवर्तन करना चाहिए और क्या करेंगी। हम कोरोना से कैसे निपटें, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, 6 दिन के बाद 3 मई आने वाली है, लॉकडाउन से हम कैसे बाहर निकलें, हमें क्या करना चाहिए, फेज वाइज हमारे पास क्या अरेंजमेंट है और सरकारों के पास कोई कार्य योजना है भी या नहीं, इस विषय पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। दुनिया भर में एक और नई बहस का जन्म हुआ है। हम चाहते हैं कि भारत में भी उस पर चर्चा हो। हम एक विकासशील देश हैं, तो इस पर बड़ी खुली चर्चा होनी चाहिए। दुनिया भर के सभी देशों का जो सैन्य बजट है, मिलिट्री बजट है, वो तकरीबन 2000 अरब डॉलर का है। 2000 अरब डॉलर, ये दुनिया भर का सैन्य साजो सामान, विध्वंस की सामग्री खरीदने के लिए दुनिया का हर मुल्कों के अगर बजट को मिला दिया जाए, सैन्य बजट को, तो तकरीबन 2000 अरब डॉलर ये पैसे खर्च करते हैं। अब चर्चा इस बात की है कि अब जब सब लॉकडाउन में हैं, सब अपने खुद के वजूद के संघर्ष में हैं, तो अब सैन्य मामलों से ज़्यादा हमें अपनी हेल्थ सिक्योरिटी पर ध्यान देना है, यानी जन स्वास्थ्य सुरक्षा पर। इस पर बहस होनी चाहिए, सरकारों को भी करनी चाहिए। एक समाज के तौर पर हमारा भी दायित्व है कि हम उस पर बात करें, और दुनिया में हर मुल्क में ये बात की चर्चा होनी चाहिए कि हमारे लिए सैन्य मामले ज़्यादा ज़रूरी हैं या फिर अब हमें जन स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली को पहले से ज़्यादा मजबूत करना है। यूनाइटेड नेशन हो, WHO हो, दुनिया के तमाम कंट्रीज़ हो, G8 हो, G20 हो, इन सब ने ये पहल करनी चाहिए कि दुनिया में एक सुरक्षा का वातावरण अगर मौजूद रहेगा, दुनिया में स्थिरता रहेगी, तो सैन्य बजट कम होंगे, हथियारों की खरीद होड़ कम होगी, तो देश अपना पैसा खर्च कर पाएंगे जन स्वास्थ्य सुरक्षा में। भारत दुनिया का 4थे नंबर का ऐसा बड़ा मुल्क है जिसका सुरक्षा बजट, सैन्य बजट बहुत बड़ा है। अमेरिका का सबसे बड़ा है, रूस का भी काफ़ी बड़ा है, जर्मनी और दूसरे देशों ने काफ़ी, यूरोपियन कंट्रीज़ का ही बजट बहुत बड़े हैं, ब्रिटेन का भी काफ़ी बड़ा है। सऊदी अरब जैसी कंट्रीज़ ने भी अपना 65 अरब डॉलर तक का उनका सुरक्षा बजट है। तो अब ये सारे पैसे का इस्तेमाल, क्या इसका एक फिक्स्ड हिस्सा कुछ बजट कम करना चाहिए और हमको स्वास्थ्य प्रणाली में खर्च करना चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए, ये तो पहला विषय हुआ। दूसरा, हम जिस तरह के विकासशील देश हैं और उत्तर प्रदेश में जिस तरह की हमारी अर्थव्यवस्था है, हम साइज में, पॉपुलेशन में भले ही बहुत बड़े हों, सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य हों, लेकिन देश में अर्थव्यवस्था और जो उत्तर प्रदेश में कारोबारी और फाइनेंशियली हालात है, तो हम 5वें 6वें नंबर की रैंकिंग पे रहते हैं। क्या हम एक सस्टेनेबल इकोनॉमी हैं? क्या हम एक सस्टेनेबल अपनी इंडस्ट्री या हम अपनी इस तरह की अर्थव्यवस्था का माहौल दे सकते हैं ताकि 3 मई के बाद अगर लॉकडाउन बढ़ता भी है तो लोग अपना जीवन ठीक से गुजार पाएं? मैं चाहता हूं कि हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, इस पर कुछ प्रकाश डालें। ब्रजेश जी, देखिए, जो पहले मैं आता हूं, जो आपने रक्षा बजट को लेकर बात किया, इस कोरोना महामारी संकट से पूरी दुनिया प्रभावित है, और अभिनंदनीय बात यह होती कि जो बात आपने कही कि सब लोग अपने रक्षा बजट को कर्टेल करें और स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह से समृद्ध करें। लेकिन कुछ देश हैं जो जड़ता से अपनी बाहर नहीं निकलना चाहते। आज देखिए, हमारा पड़ोसी देश अभी भी इस काल में भी भारत में आतंकवादी गतिविधियों को पूरी तरह से प्रश्रय दे रहा, आतंकवादियों को कश्मीर में और जगहों भेजने कि अपने षड्यंत्र से बाज नहीं आते। चाइना की रिपोर्ट आई थी बीच में कि उसने परमाणु परीक्षण किया, जो एक जर्नल में प्रकाशित हुआ था, अमेरिका के कुछ लोगों ने उस पर बात भी कही। तो एक, जैसा भी डॉक्टर रमा जी कह रही थी कि बहुत चीजें रिलेटिव फैक्टर होता है, तो वो भी एक इसी तरह का फैक्टर है। लेकिन भारत ने सबसे पहले अपने रक्षा खरीद थे,
सब पे विराम लगा दिया कि हम कोरोना संकट ये जो है, जो महामारी है, इसका युद्ध सबसे पहले है। और हमने अपने रक्षा के जितने भी खर्च थे उस पर पूरी तरह से अभी रोक लगा दी जी। और जहां तक दूसरी बात आपने कही जी, यस गो अहेड हरी जी। देखिए जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत पहले ही इस पे जो अधिकारियों की टीम है उस पे योजना बना करके लोगों को, जो मजदूर प्रवासी मजदूर आए हैं उनको रोजगार देने के लिए, अवसर प्रदान किए जाने के लिए योजना बनाने के लिए कहा। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना जी को और इनको जिम्मेदारी भी सौंपी। और कांग्रेस के मित्र जो हमारे तेज आप विज्ञ हैं और आपको ज्ञात भी होगा कि दुनिया भर का ये जो सैन्य बजट है तो सुरेंद्र जी, ये तकरीबन 2000 अरब डॉलर का है। करना बंद करें। स्वास्थ्य मामलों में दुनिया पैसे बहुत कम खर्च करती है। हम चाहते हैं कि इस पर एक सार्वजनिक बहस हो, दुनिया का हर मुल्क सामने आए, यूनाइटेड नेशन, G8, G20, ये जो विकसित देश हैं इनका भी क्लब सामने आए, दुनिया में एक स्थिरता का माहौल हो, हर देश खुद को सुरक्षित महसूस करे, तो अपने आप ये सैन्य बजट कम होगा और हम अपनी जन स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली को बेहतर कर पाएंगे। हमारे पास विकल्पों की कमी है अब कोरोना के बाद, हमें इसके तरीके खोजने पड़ेंगे। ब्रजेश भाई, आपकी बात सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसकी और गहराई में जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये जो सैन्य बजट है ना और स्वास्थ्य बजट है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। आगे आने वाले जो युद्ध हैं वो कहीं ना कहीं जैविक युद्ध की भी एक बहुत बड़ी संभावनाएं बैठती हैं बनस्पतन कन्वेंशनल आर्मरी के युद्ध से। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो स्वास्थ्य के बजट हैं और स्वास्थ्य के बजट में जो अनुसंधान के बजट हैं और अनुसंधान के बजटों में जो वैक्सीनेशन है और वैक्सीनेशन के नाम पर जो, जब वैक्सीन एक मात्र ऐसी चीज होती है जिसकी की लायबिलिटी कोई नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा स्वास्थ्य का वैक्सीन के अनुसंधान के नाम पर खाया जाता है और टेस्टिंग के नाम पर 220 रुपए की किट 800 रुपए में खरीदी जाती है। आपके सामने है, इस महामारी के दानव के समय में भी कुछ ऐसे राक्षस लोग हिंदुस्तान में बैठे हैं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं कह रहा हूं, मैं पहले बता दूं, तो ऐसे लेकिन राक्षस लोग बैठे हुए हैं जो 200 रुपए की चीज 800 रुपए में बेच रहे हैं आज की डेट में भी। तो ये एक नए किस्म के हथियारों की होड़ है। स्वास्थ्य में हथियारों का ये कहीं ना कहीं प्रदर्शन है और कहीं ना कहीं एंट्री है। इसको अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। अभी जैसे एक बहुत बड़ी रिपोर्ट ये कह रही है कि अक्टूबर तक इसकी वैक्सीन आ जाएगी और बिल गेट्स फाउंडेशन इस वैक्सीन को लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और आज WHO का सबसे बड़ा फंड करने वाला अमेरिका ने जब से पैसा रोक दिया है तो फंड करने वाली गेट्स फाउंडेशन हो गई है और वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान और चीन और ये बाकी कुछ जगहों के साथ मिल करके वैक्सीन का निर्माण कर रही है जिसको पूरी दुनिया खरीदेगी। तो ये भी एक पक्ष है जिसको जाना आवश्यक है। अब आ जाइए आप उत्तर प्रदेश पर, तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो बातें हैं, उत्तर प्रदेश में असीमित संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उत्तर प्रदेश लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक स्टेट है, ये कहीं पर भी समुद्र से नहीं मिलता है, तो इसलिए यहां पर इंडस्ट्री की सीमित संभावना है। लेकिन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हर जिले में, वीरेंद्र कह रहे थे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में कुछ है ही नहीं। भाई तेल मिले पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, दाल मिले पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, गन्ना मिले पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, हैंडलूम पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, पावरलूम पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, तमाम तरीके के जो रिहंद से लेकर के और DLW और क्या नाम ये जो आपका मुगल सराय कारखाने तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। इलाहाबाद का जो इंडस्ट्रियल हब है, क्या नाम, चाहे वो जीप की फैक्ट्री हो और चाहे वो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की फैक्ट्री हो, ये सारी की सारी वहां है। BHEL मैं रमा जी को आमंत्रित करता हूं डिबेट में। ऐसा नहीं है सर कि रमा जी, पर क्या आपको लगता है कि दुनिया में कोरोना को लेकर जो एक मसला इतना बड़ा खड़ा हुआ, अब हमें इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए रमा जी कि अब हमको अपनी पब्लिक हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमें उसको प्रायोरिटी नंबर 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की विपदाएं कोई ऐसा नहीं है कि अब अगर कोरोना चला भी जाएगा तो इससे घातक वायरस नहीं आएगा।
अब तो इस बात की गारंटी दुनिया का कोई मुल्क नहीं ले सकता कि इससे ज़्यादा बड़ी विपदाएं नहीं आएंगी। हो सकता है कि इससे भी बड़ा और ख़तरनाक घातक पावरफुल वायरस भी आए। तो अब हमने उधर सोचना चाहिए या अभी हम जैसे सोच रहे हैं हमने वैसे ही चलने देना चाहिए? नहीं, देखिए, देश में हमारे स्वास्थ्य का बजट हमेशा से बहुत कम रहा है। मुश्किल से 2% खर्च किया जाता है स्वास्थ्य के ऊपर। अब तो ये दिस इज़ हाई टाइम जब स्वास्थ्य का बजट बढ़ना चाहिए और सारा फोकस हेल्थ डिपार्टमेंट को सही रखने में, लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने में और उनकी बीमारियों का इलाज करने में ही होना चाहिए। क्योंकि अभी समस्या हमारे देश के अंदर है, तो जैसा आप पहले बता रहे थे कि सीमा की तरफ और सैन्य प्रणाली को के ऊपर खर्च करना अभी उचित नहीं है, लेकिन साथ ही साथ देश के अंदर की समस्या से भी लड़ना है। और अगर आक्रमण होता है, अगर आतंकी आते हैं तो उनको छोड़ तो नहीं सकते। ध्यान तो मल्टीफेरियस प्रोजेक्ट, मैंने जो बात कही थी उसमें मैंने टर्म्स कंडीशन जोड़ी थी, लेकिन और उसमें कहा था कि यूनाइटेड नेशन या दुनिया के जो ताकतवर विकसित देश हैं वो एक सुरक्षा की गारंटी और स्थिरता की गारंटी दुनिया को दें। हाँ, ये सही है। इंटरनेशनल लेवल पे चूंकि ये समस्या कॉमन है, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, तो सभी देशों को मिलकर इसका समाधान ढूंढना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जैसा हम लोग लगातार देख रहे हैं, चाइना का एटीट्यूड और चाइना का बिहेवियर वो बहुत ही दुखद है, क्योंकि मानवता पर उससे भी ज्यादा दुखद बात क्या है रमा जी, जो मुझे दिखी और जिस पर मुझे बहुत गहरी आपत्ति शुरू से थी। आप रैपिड टेस्ट किट नाम की एक चीज़ मंगाते हैं चाइना से, ज़्यादा कीमत पे खरीदते हैं। दुनिया में रैपिड टेस्ट किट की कोई मान्यता नहीं है, सिर्फ RT-PCR की मान्यता है कोरोना के मामले पे। फॉल्टी किट्स आ जाती हैं और किसी की जवाबदेही तय नहीं होती है, किसी से पूछा नहीं जाता कि ये फॉल्टी किट आई तो इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। दूसरा विषय ये है कि जिन लोगों को आपने रैपिड टेस्ट किट में निगेटिव घोषित किया वो अपने घरों पे चले गए, इस बात की गारंटी कौन लेगा कि वो पॉजिटिव नहीं है? अब ये तो सही क्वेश्चन पावर सरकार को है ना, ये आम जनता के हाथ में तो ये नहीं है। ये तो हमारे देश के जो राजनीतिज्ञ हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो लोग पावर में हैं। नहीं, मैं चाहता हूं क्योंकि आप IMA रिप्रेजेंट करती हैं, सप्लाई ना हो। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैम कि आप इस तरह के सवाल सरकारों से पूछें और हमारी जैसी जनता को आप जागरूक करें, उन्हें बताएं कि हमारे लिए क्या जरूरी है। क्वालिटी कंट्रोल तो बहुत ही जरूरी है। और तो मेरा अनुरोध ये रहेगा कि जब भी जो अरे हरीश जी, कोई एहसान नहीं किया आपने। RT-PCR के अलावा रैपिड टेस्ट नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं होती। आपने जबरन रैपिड टेस्ट किट कर लाके लोगों को निगेटिव घोषित करके घरों में जाने दिया। आप क्या गारंटी लेंगे कि जो RT-PCR अगर हुआ और अगर पॉजिटिव हुए तो कौन गारंटी लेगा? फाल्टी किट मंगाएंगे। एक क्लर्क पे आपने कार्रवाई नहीं की और यहाँ बड़े शान से बता रहे हैं कि आपने किट मंगाई, फाल्टी निकल गई। अरे कैसे निकली? ये कोई सामान्य वक्त है? हम जीने मरने की हालत में पहुंच गए हैं और आपको अभी आरोपी सूझ रहा है। ओके, यस, रमा जी गो अहेड। रमा जी गो अहेड, बोलिए। देखिए, चाइना के लिए सारे चिकित्सक, चिकित्सा कर्मी टर्मिनोलॉजी प्रयोग कर रहे हैं, ये आज क्यों कर रहे हैं? ये पहले नहीं समझ में आ रही थी आपको? पूरी दुनिया कोई नहीं कर रहा था रैपिड टेस्ट किट। आप जबरदस्ती रैपिड टेस्ट चाइना की टिकट को रिजेक्ट कर रही है। रैपिड टेस्ट किट की कोई मान्यता नहीं है भाई, कोई मान्यता नहीं है रैपिड टेस्ट किट की। क्राइम किया है हरीश जी, मानवता के प्रति और हिंदुस्तान के प्रति क्राइम किया है आपने। चाइना ने क्राइम किया है। चाइना तो भाई सरकार आपने कार्रवाई करो चाइना पे। भरोसा करके आपने क्राइम किया। राजीव गांधी थे जो चाइना के आपने चाइना जवाब दीजिए आप। पर भरोसा करके ICMR ने नरेंद्र मोदी ने क्राइम किया गए थे और इस क्राइम पीकिंग जाने वाले प्रधानमंत्री तैयार राजीव गांधी थे। आप जो है बोलिए सुरेंद्र जी, सही राजनीति करने से बात आई है कि चाइना कांग्रेस हमेशा सही राजनीति करती आई है। आपको सजा मिलेगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा सही राजनीति करती आई है। उसको फाल्टी किट आपने मंगाई कि कांग्रेस ने मंगाई? एक सेकंड हरीश जी, फाल्टी किट आपने मंगाई या सुरेंद्र राजपूत ने मंगाई? तो चाइना पर प्रतिबंध लगाओ। चुनौती दे रहा हूं, चाइना पर आज ही प्रतिबंध लगाओ।
प्रतिबंध, सारे और लोग वही कर रहे हैं। किट जो है आप लोगों ने ब्रिटेन को लगाई, भी आप लोग ब्रिटेन को भी बेईमान उसने हैं। सप्लाई करो किया। कार्रवाई, कौन सारे रोक रहा है लोगों को आपको? सप्लाई किया। कौन रोक आप रहा लोग है? बेईमान हैं इस मामले में। कार्रवाई नहीं करेंगे। कांग्रेस बेईमान है, पूरी दुनिया में क्या बात कर रहे हो? आप लोग बेईमान हैं, आप लोग कांग्रेस पार्टी बेईमानी भाई, कांग्रेस गई थी चाइना से डील करने। अरे भाई सुरेश जी, एक सेकंड, एक सेकंड, हरीश जी, कांग्रेस को हरीश शर्मानी जी, चाहिए। हरीश जी, एक सेकंड, हरीश जी, कांग्रेस नेतृत्व को, हरीश जी, कांग्रेस हरीश पार्टी जी, को एक शर्मानी सेकंड, एक चाहिए। सेकंड, हरीश जी, हरीश जी, शांत शांत शांत। भाई सुरेंद्र कांग्रेस राजपूत जी, सत्ता में नहीं है। एक सेकंड रुक सत्ता जाइए। दीजिए कांग्रेस अरे को, एक सेकंड सत्ता रुकिए ना, सत्ता आप दोनों में रुकिए, थे, आपने सरकार एक दोनों काम किए। शांत शांत, कूल डाउन। भाई सुरेंद्र जी, चाइना को फाल्टी किट का ठेका देने आप गए थे क्या? राजीव गांधी गए थे और नेहरू गए थे साहब। नहीं, पिंग बढ़ाने तो राजीव गांधी ही गए थे आधिकारिक रूप चाइना से को। स्वीकार करते हैं कि नेहरू अरे जी ने आप- किट का ऑर्डर दिया था। सुरेंद्र जी गलत नहीं, बात मजाक का मत वक्त नहीं है करिए। ये, मजाक का सुरेंद्र जी वक्त नहीं है। राजनीतिक रोटी इट्स अ वेरी वेरी वक्त सीरियस नहीं है। इशू। ऑल राइट, पूरी दुनिया को सूर्य चाइना कुमार ने- शुक्ला जी, सूर्य शुक्ला जी, सूर्य पूरी कुमार दुनिया जी। चाइना आप की लोगों ने भाई, जो हम- नरेंद्र मोदी एक ने गलत कर रही है। गलत सबसे पहली बात ब्रजेश जी, यस गो अहेड, सबसे पहली बात तो ये कि इस बार बोलिए, बोलते रहिए। कांग्रेस और आपको बीजेपी सभी बात राजनीति करने का करने नहीं के है। बजाय ये सीधी सी बात है अरे कि भाई, अगर कौन सी फाल्टी राजनीति किट से आई कर है रहे हैं? तो फाल्टी जिन टेस्ट किट पे लोगों सवाल ने उठाना कोई उसमें राजनीति नहीं है, ये जनता ने सच्चाई बतानी है हमें। नहीं, नहीं, बोलिए, हर चीज पर बिल्कुल, राजनीतिक तो रोटी से इसमें मार कोई दिया जाए। खींचतान करने के बजाय अगर एक हम निष्पक्ष पॉलिटिक किट पे सवाल जांच हो उठा जानी रहे हैं, चाहिए तो और जो राजनीति है। जिम्मेदार हो इस गलती के लिए उन पे कार्रवाई हो जानी चाहिए। खत्म बात। इसमें कोई खींचतान और शुक्ला राजनीति जी, की बात ही नहीं है। शुक्ला नंबर जी, दो बात, उसको ये पता था आप कि आप ये चाइना कह की रहे कंपनियां थे वो जो लोग फाल्टी मरे हैं, किट उसका सप्लाई कर जिम्मेदार रही है। कौन होगा? पूरी दुनिया को उसने सप्लाई किया। तो और मुकदमा वापस किया लिखो। लोगों ने। अरे लिखो सप्लाई कोई मुकदमा। अपने से चाइना नहीं को कर प्रतिबंध सकता लगा है। रही है। कोई भी लगा दो आदत प्रतिबंध किया चाइना जाता पे। है। मुकदमा सरकार कर रही है। कहाँ कर रही है? सरकार के स्तर पर जो भी अधिकतम तब तो जो लोग क्वालिटी कंट्रोल के जिम्मेदार हो, आईसीएमआर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बिल्कुल, जो डॉक्टर जिम्मेदार बलराम है, भार्गव को वो जानी सस्पेंड क्यों चाहिए। नहीं किया खत्म गया? बात। अच्छा, आईसीएमआर का डीजी अब तक कैसे कुर्सी पे बैठा है? अच्छा, सस्पेंड ये- करिए आईसीएमआर के डीजी को, क्यों नहीं किया? ब्रजेश जी, क्वालिटी कंट्रोल के जिम्मेदार तो आईसीएमआर है ना, करिए उनको। ब्रजेश आप जी, नकली किट का इस्तेमाल करेंगे? सवाल को करे कोई? ब्रजेश जी, ये दो बात पर आपको बताना चाहूंगा और सवाल कि करेंगे, आपका पहला राजीव सवाल गांधी, था सोनिया कि गांधी, डिफेंस बजट के बारे में। शांत, तो शांत, शांत। डिफेंस बजट के बारे में जब भी बात करिए तो ब्रजेश जी, मेरा निवेदन है कि यह ध्यान रखिए कि इस देश को 1000 साल की गुलामी केवल इसीलिए झेलनी पड़ी थी कि जब तुर्कों, मुगलों और भाई, अंग्रेजों मेरे के शुक्ला हाथ। जी, मैंने दुनिया की बात हाँ, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं कि टेक्नोलॉजी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, मिलिट्री रक्षा इस देश की बहुत बड़ी कमजोरी रही है, उसको मजबूत रखना अति आवश्यक है। नंबर दो, कि अब धीरे धीरे जब डिफेंस बजट कम करना हो तो अब हमको अपनी टेक्नोलॉजी बेटर करना है। फौज की संख्या अब नहीं काउंट करती कि हमारी 12 लाख 15 लाख की फौज है। अब एयरफोर्स और नेवी और टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर वेपन्स और अब बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स काम करेंगे। तो हमको भाई विनोद शुक्ला जी, आप कुछ मेंशन कर रहे थे, गो अहेड। हाँ, विनोद जी बोलिए। विनोद जी। हाँ ब्रजेश जी, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। मैं बहुत महत्वपूर्ण 2 बिंदु रखना चाहता हूं। पहले, जैसा आपने कहा कि हमें अपने मिलिट्री संसाधन कम करने चाहिए, तो मैं आपके माध्यम से ये बात रखना चाहूंगा कि जैविक हथियारों को डेवलप करने की कोशिश में चाइना की लैब से ये वायरस लीक हुआ है। ये सामान्य वायरस नहीं है। ओके। और जैसी मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके बाद चाइना का जो एटीट्यूड है, उससे ये बिल्कुल कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो भाई? कौन रोका हुआ है? वुहान, अरे ये भी तो पूछो विनोद कि सरकार कार्रवाई चाइना पे करे ना, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रतिबंध लगाओ ना। चाइना पे कौन रोक रहा है? मांग करो कि सरकार प्रतिबंध लगाए। बिल्कुल आवश्यक है, तो मांग करो ना। प्रतिबंध आवश्यक है। कम से कम प्रधानमंत्री जी को एक बयान देना चाहिए चाइना के खिलाफ कि चाइना, भाई देखिए, धन्यवाद, थैंक यू, स्थिति हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये वक्त चिंतन करने का है। ये वक्त है कि हम सोचें कि एक समाज के तौर पर कोरोना वायरस से लड़ने की हमारी क्या जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे कर रहे हैं। सरकारों का जो काम है वो कर रही हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम गंभीरता से लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, साबुन से हाथ धुलते रहें,
और जब तक बेहद 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 आवश्यक ना हो घरों से ना निकलें। आप निश्चित रूप से बचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।